तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम आपके क्लास 9th का साइंस के पेपर का सेट 2 लेके आए हुए हैं। कौन सा सेट है ये? सेट 2। इससे पहले सेट 1 मैंने करवा दिया है और उसका पीडीएफ भी आप लोग को दे दिया है। ठीक है, तो आप लोग को मैं सभी का पीडीएफ दे रहा हूँ धीरे धीरे। तो आप लोग एक काम ये क्या करें कि सभी वीडियोज़ हमारे देखा करें और उसके बाद ही आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करा करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये वीडियो पूरा करते हैं, उसके बाद इसका पीडीएफ आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें। ये सेट 2 है और 40 नंबर का ये पेपर रहने वाला है, सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो देखिए आपको ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि पहले से 7 तक में आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को बनाना है, 7 में से 2 अंक वाले। फिर 8 से 14 तक वाले में भी किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, 3 अंक वाले। और फिर 15 से 19 तक में है ना, सिर्फ 3 प्रश्नों का उत्तर आपको देने हैं, 5 अंक वाले। तो इस तरह से करके 40 अंक के प्रश्न आपको बनाने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ए में देखिए बोल रहा है कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर ही आपको सिर्फ देना है। 2 पचे 10, 10 नंबर का है ये। ठीक है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक आपको लिखना और उसे परिभाषित करना है। तो देखिए शक्ति है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक देख लीजिए, वाट होता है और इसका कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने का दर मतलब आप लोग समझें, देखिए बता रहा हूँ। 1 वाट क्या है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। या अगर 1 वाट की आप लोग परिभाषा पूछोगे कि 1 वाट किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना, ये भी कभी कभी पूछा गया प्रश्न आप लोग का। 1 वाट किसे कहते हैं, तो 1 वाट बराबर होगा 1 जूल 1 सेकेंड, मतलब 1 जूल का कार्य है ना। 1 जूल का कार्य आपका क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड में होना चाहिए। समझ में आ रहा है? 1 जूल आपको मैंने समझाया था ना कि 1 केजी भार को है ना 1 न्यूटन फोर्स लगाकर 1 मीटर तक जब मतलब कि उसको ले जाया जाता है। देखिए 1 मीटर के 1 केजी, ये 1 केजी का भार है। ठीक है, इसको 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर अगर 1 मीटर तक आप लोग स्थापित कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो विस्थापन के इस लगे हुए कार्य में जितना भी बल लगा, मतलब कि कितना कार्य हुआ आपसे, 1 जूल का कार्य हुआ, 1 जूल का कार्य। और अगर ये कार्य आप 1 सेकेंड में कर देते हैं, 1 जूल का काम 1 सेकेंड में कर देते हो, उसी को 1 वाट कहते हैं। याद रखिएगा, 1 सेकेंड में 1 जूल का आप काम करती हो। ठीक है, आवृत्ति को परिभाषित करना और इसका ऐसा ही मात्रक लिखना है। ठीक है, तो आवृत्ति किसे कहते हैं, देखिए किसी वस्तु में 1 सेकेंड में जितने कंपन होते हैं उस कंपन की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, उस आवृत्ति कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। याद रखिएगा, हर्ट्ज होता है। आप लोग हर्ट्ज ऐसे भी लिख सकते हैं, हर्ट्ज। ठीक है, तो ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है और 1 सेकेंड में जितना भी कंपन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आगे देखिए, अवगाद्रो संख्या का मान क्या है, ये पिछले प्रश्न में क्वेश्चन में भी आया था। तो याद रखिए 6.022 इंटू 10⁻23 है, ये पावर है। याद रखिएगा, ऊपर वाला पावर है 23। ठीक है, मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, किसी पदार्थ की 1 मोल की द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए कैनाल किरणें क्या हैं। तो कैनाल किरणें क्या है, देखिए एक बार देख लेते हैं। तो एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें, एनोड से उत्पन्न होने वाली धन आवेशित किरणें है ना, कैनाल किरणें कहलाती हैं। इन किरणों की खोज सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने किया था। 1886 में खोज किया गया था और ये एनोड से, एक एनोड कैथोड आपने पढ़ा, तो एनोड से जो उत्पन्न होती है धन आवेशित किरणें, उसी को कैनाल किरणें कहा जाता है। आगे देखिए 2 संक्रामित रोगों का नाम लिखना है, संक्रामक रोगों का। तो 2 संक्रामक रोग आपका चेचक और कोरोना हो गए। ये सारे संक्रामक रोग किसको कहते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच किसी माध्यम जैसे वायु और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के माध्यम से पहुंच जाते हैं, फैल जाते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति किसे कहा जाता है, स्वस्थ व्यक्ति उसे कहा जाता है जो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि क्या हो, मानसिक और सामाजिक रूप से। याद रखिए कि वह न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी क्या हो, स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 प्रश्न आपके मैंने कंप्लीट करा दिए, इन्हें किसी 5 को बनाना था। अब 3 अंक वाले देखिए, चलिए सेक्शन बी में हम लोग आ जाते हैं। गतिज ऊर्जा को परिभाषित करना है और उन कारकों को उल्लेख करना है जिन पर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, निर्भर करती है। तो देखिए
किसी पिंड की गति के कारण उसमें जो ऊर्जा हो जाती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अगर ये पिंड है, इसमें गति है, v वेलोसिटी से जा रहा था, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। याद रखिए ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो जो गति के कारण उसमें ऊर्जा होती है उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, वस्तु की गति पर और द्रव्यमान पर। अभी मैंने बताया हाफ एम वी स्क्वायर, तो जितना m होगा और जितना v होगा उतना ही उसका क्या होगा, गतिज ऊर्जा होगा। अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग को क्या करना है, परिभाषित करना है। ठीक है, तो देखिए अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के समानांतर कंपन करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि कंपन होता है इसमें। ठीक है, और तरंग की दिशा में ही। ठीक है, तो इस प्रकार की तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती है। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर तरंग की गति इधर दिशा है तो ऐसे ऐसे कंपन होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ज़्यादा कण है, इसका मतलब यहाँ पे सघन है, और यहाँ पे देखिए कम है तो यहाँ विरल है। फिर यहाँ पे सघन होगा, देखिए यहाँ पे आप लोग ऐसे चित्र देखे होंगे किताब में, ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पे विरल होगा। तो ये सघन, यहाँ विरलन। तो इस तरह से देखिए एक सघन विरलन करके एक आपका सीरीज बन जाएगा। इसी को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। याद रखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है, देखिए जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगें संचरित होती है और माध्यम के कण तरंग के चलने के लंबवत में कंपन करते हैं। देखिए अगर तरंग की दिशा इधर है तो कंपन आपका इस दिशा में होगा, ऊपर नीचे, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। याद रखिएगा। मोल को 10 मोल में मोल में बदलना है आपको, 10वां नंबर प्रश्न है। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस, तो देखिए O2 गैस का इसका कितना हो जाता है द्रव्यमान, तो आपको O का पता होगा कि ऑक्सीजन का 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 ग्राम। ठीक है, और यहाँ पे 12 ग्राम पूछ रहा है, तो 12 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, तो 12 को 32 से भाग देंगे। ठीक है, तो कितने मोल हो गए देखिए, तो 8 4 तिया 12 और 4 8 32, 3/8 मोल आपके हो जाएंगे आंसर। ठीक है, इसकी तरह देखिए 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका कितना होता है 6, और इसका 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16 और 6 22 ग्राम। ठीक है, सॉरी इसका 16 होता है, तो 16 गुने 2 32, 32 6 38। ठीक है, देखिए कैसे मैं बता रहा हूँ कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है CO2, तो यहाँ पे देखिए कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 कितना होता है 44। तो 44 ग्राम में आपको पूछ रहा है कितने मोल होंगे 22 ग्राम में, तो देखिए 22 को हम लोग 44 से भाग देंगे तो कितना हो गया आधा मोल, तो कितना एन जगह हो जाएगा 0.5 मोल। ठीक है, आगे देखिए क्या पूछ रहा है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान, तो 1 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है H2O का, तो 2 + 16 मतलब 18, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा, तो 10 × 18 मतलब 180 ग्राम। आगे देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन के उदाहरण के साथ परिभाषित करना है संयोजकता। तो संयोजकता क्या होता है, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने की क्षमता को संयोजकता कहलाती है ना। किसी भी देखिए संयोजकता कहते हैं जो भी बाहरी कक्षा में जो होते हैं, जैसे कि देखिए अगर 12 का अगर हम लोग लिखेंगे, 10 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा 10 का, तो क्या हो जाएगा 2 8 2, 11 का 2 8 और 11 का मैं लिख दे रहा हूँ, 11 का लिखेंगे क्या होगा 2 8 1, 12 का क्या होगा 2 8 2। ठीक है, तो ये जो बाहरी वाला जो सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं उसी को संयोजकता कहते हैं, वो इसको त्याग सकता है या ले सकता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग संयोजकता कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में देखिए 1 है ना, तो रासायनिक अभिक्रिया में वह 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है ना, इसलिए इसकी संयोजकता 1 होती है। याद रखिएगा। आगे देखिए संभारिक बोलता है अलग अलग तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु संख्या क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। याद रखिएगा, है ना। आगे देखिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है, तो टीकाकरण क्यों आवश्यक है देखिए, हमारे शरीर के किसी बीमारी के प्रति लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो दवा दी जाती है उसे टीका व वैक्सीन कहते हैं। प्रतिरोधकता इससे बढ़ जाती है। ठीक है, वैक्सीन को किसी भी रूप में हमारे शरीर में भेजा जाता है या दवा को आपको खिलाई जाती है या पिलाई जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से इसे आपके शरीर में डाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए टीकाकरण आवश्यक है। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन वैक्सीनेशन वाला। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है कि वायुमंडल के देखिए में मुक्त जो नाइट्रोजन होते हैं वो
पादपों के अवशोषण युक्त नहीं होते हैं। आपको सभी पता होगा कि पादप उसका अवशोषण नहीं कर सकते, है ना। तो उसको पादप के अवशोषण योग्य नाइट्रोजन यौगिकों में जो बदल दिया जाता है ना, उस क्रिया को ही क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें कौन भाग लेते हैं, कौन से जीवाणु, राइजोबियम जीवाणु द्वारा कार्य होता है। ठीक है, अब सेक्शन सी देखिए, यहाँ से मतलब लेंदी क्वेश्चन शुरू हो गए 5-5 नंबर वाले। तो इनको कैसे कंप्लीट करना, चलिए देख लेते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना था। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या है, इसके 2 प्रकार क्या है, और 15 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु अगर 4 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से अगर वेग से गतिशील है तो वस्तु का आपको गतिज ऊर्जा पता करना है। तो देखिए क्या होगा। ठीक है, तो कार्य करने की किसी वस्तु में उपस्थित गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के रूप में के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा देखिए क्या है, काइनेटिक एनर्जी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कि गतिज ऊर्जा है ना प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखिए इसके 2 प्रकार हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए 15 kg द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, ½ mv²। मैंने फार्मूला बताया था। तो मास यहाँ पे कितना है, 15 किलोग्राम, और वेलोसिटी है 4, तो 4 × 4, तो 2 हाफ गुने कितना हो जाएगा, 15 × 4 × 4। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ½ mv², मतलब कि ½ × 15 × 4 × 4। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 बार में। तो 15 दूनी 30, 30 चौके 120, तो 120 जूल हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए सामान्य वस्तुओं के कानों के लिए सर्वोच्चता का प्रास क्या है ना। और इस किसी ध्वनि की आवृत्ति अगर 100 हट जाए तो 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। ठीक है, ये प्रश्न है। तो देखिए सामान्य मनुष्यों का सर्वोच्चता प्रयास आप लोगों को सभी को पता है कि 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, आप लोगों को सभी को पता होगा। और अगर आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है, इसका मतलब 100 कंपन प्रति सेकेंड वो करेगा, इसीलिए 100 हर्ट्ज इसका आवृत्ति दिया हुआ है। 1 सेकेंड में कंपन 100, इसलिए अच्छा यहाँ पे 1 मिनट प्रश्न में पूछा गया है ना, तो 1 मिनट में रुके देख लेते हैं। हाँ 1 मिनट में, तो 1 सेकेंड में 100 बार उसका होता है, 100 हर्ट्ज का मतलब। तो 1 मिनट में कितना बार हो जाएगा, तो 60 × 100 हो जाएगा, तो मतलब कि 6000 कंपन 1 मिनट में करेगा। याद रखिए कंपन सेकेंड में देखा जाता है। ठीक है, आवृत्ति में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना करना है। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन आप लोगों को पता होगा कि कक्षा के नाभिक में चारों ओर, देखो यहाँ पे अगर नाभिक है तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, आप लोग सभी जानते होंगे, और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। प्रोटॉन धनावेशित हैं, ये नाभिक में होते हैं। आपको मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं नाभिक में, इधर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित किया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। और न्यूट्रॉन देखिए, इसको एन से प्रदर्शित किया जाता है, मैंने बताया आपको। ये नाभिक में होते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं होता, ना धन होता है ना ऋण होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक HDT है ना, हाइड्रोजन के HDT के लिए प्रत्येक भार में पाए जाने वाले 3 परमाणु कणों को सारणीबद्ध करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, आप लोग देखिए उत्तर में देखिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने सभी को सारणीबद्ध कर दिया है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान संख्या इसी तरह परीक्षा में बनाना है। परमाणु संख्या सभी का एक ही रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान में अंतर होता है, द्रव्यमान में 1, 2, 3 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सब में अलग अलग होती है, देख रहे हैं, लेकिन सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है। तो याद रखिएगा कि सब में प्रोटॉन की संख्या भी सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या देखिए सब में अलग अलग है। प्रोटियम में 1 0 है, ड्यूटेरियम में 1 है, और ट्राइटियम में 2 है, और बाकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सभी में सेम है। तो ये वाला आप लोग को चित्र जरूर याद रखना है और बनाना है एग्जाम में। अब देखिए मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में व्याख्या करना है, मृदा निर्माण को। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार से मृदा निर्माण होता है। सूर्य पत्थरों को गर्म करता है, जिससे वो प्रसारित हो जाते हैं। रात के समय वो सिकुड़ जाते हैं, इससे दरार पड़ जाती है और वो टूट जाता है। ठीक है, सूर्य के ताप से बनी दरार में पानी जब भर जाता है, तो यदि जम जाता है तो वह दरार को चौड़ा कर देता है। बहता हुआ जमा हुआ पानी पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसके अलावा तेज गति से बहता पानी पत्थरों के टुकड़ों को बाहर ले जाता है, जिससे आपस में टकराकर वे टूट जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी अपने मूल पत्थर के स्थान से काफ़ी दूर पाई जाती है। ठीक है, हवा से पत्थर के टुकड़े आपस में टकराकर भी छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। जीव जंतु भी मिट्टी के बनने में प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। लाइकेन पत्थरों की सतह पर उगते हैं, जो पत्थर को चूर्ण के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, जो मिट्टी की परत का निर्माण करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि संक्रमण के कारक
है ना, संक्रमण के कारक उसके बचाव के उपायों को लिखना है। तो देखिए संक्रमण के निम्नलिखित कारक हैं। वायु द्वारा छींकने व खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि PDF कहाँ मिलेगा, तो चलिए उसके बाद आप लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग, हम लोग को 2 चैनल है हमारे, याद रखिए नौ आभा और बोर्ड आभा, ये दोनों चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। अभी आप लोग जो चैनल में देख रहे हैं वो बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल है, तो बोर्ड आभा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही साथ नौ आभा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ देखिए पिछले साल 1200 से भी ज़्यादा बच्चों ने 75% से लाया है, तो आप लोग जुड़ जाइए। और देखिए PDF टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेगा। देखिए PDF वीडियो लिंक सभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। 2 टेलीग्राम ग्रुप हैं आप लोग, क्लास 10th के लिए एक ये ग्रुप है और एक ये मेन ग्रुप है, तो ये दोनों में जुड़ जाइए। एक मेन ग्रुप ये आपको जो दिख रहा है इसमें जुड़ जाना है, और एक आपको ये 10th क्लास का जो आपको टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है इसमें जुड़ जाना है। 12th वाला आप लोग को नहीं जुड़ना है, ये आपके काम का नहीं है। और यहाँ देखिए जो नाम दे रहा है ना टेलीग्राम ग्रुप का नाम, तो इसका नाम लिख के सर्च करिए आपको लोग टेलीग्राम ऐप में। टेलीग्राम अगर आपका ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर में इसको देखिए इंस्टॉल कीजिए टेलीग्राम को। और ये बोर्ड आभा जैक बोर्ड को आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और इसको एक ये बोर्ड जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा, ये दोनों चैनल आप लोग को जुड़ जाना है ग्रुप को। ठीक है, और दोनों का लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। ये देखिए ये दोनों का लिंक वीडियो के नीचे नहीं दे दूंगा, दोनों ग्रुप का। लेकिन बहुत सारे बच्चे ग्रुप में लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं, तो लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते तो ये नाम लिख के सर्च कीजिए और आप लोग वहाँ जुड़ जाइए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और इसी तरह के नोट्स चैनल के लिए सभी तरह के क्लास नोट्स बोर्ड आभा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्लास नोट्स और PDF आपको सारे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे। और अपने मित्रों को ज़रूर इसको मैं आप लोग बोल रहा हूँ शेयर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है। ठीक है, जितना आप लोग शेयर कीजिएगा उतना हम लोग सपोर्ट करेंगे और आपको सारी चीज़ें उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कहाँ था प्रश्न, देखिए ये वाला कि संक्रमण के कारक उसके बचाव के उपायों को लिखना था। तो कैसे फैलता है, देखिए संक्रमण का निम्नलिखित कारक है। वायु द्वारा छींकने से खांसने से रोगाणु वायु में आ जाते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति में जब वो सांस लेता है तो उसके द्वारा उसके अंदर चले जाते हैं। जल द्वारा प्रदूषित व संक्रमित पानी पीने से भी रोगाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं। लैंगिक संपर्क, कुछ बीमारियाँ जैसे एड्स जैसे संक्रमित लोगों के साथ लैंगिक संपर्क करने से भी फैलता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ जीव जंतु जैसे मादा एनाफिलीज मच्छर भी रोग वाहक का कार्य करते हैं। वहाँ बचाव के कार्य क्या क्या है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं आना चाहिए, संक्रमण से बचने के लिए उचित टीका लेना चाहिए और संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग की गई चीज़ों को प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आएगा बच्चों, बहुत ही मेहनत से तैयार हुआ है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और जितने भी वीडियोज़ आपको आएंगे सभी के यहाँ पे समय में अपडेट मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।